దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. प्रिय दर्शकों और विद्यार्थियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के इस शैक्षणिक सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम इस सत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान पर परिचर्चा करेंगे। इस गोदान में चित्रित जो किसान की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम विचार करेंगे। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं उस्मानिया विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के प्रोफेसर शीला मिश्र जी, और हमारे साथ दूसरे विद्वान हैं एवी कॉलेज के डॉक्टर शशिकांत मिश्र जी, जो वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं। इस सत्र की अवधि 1 घंटे की है। पहले 40 मिनट हम विषय का विश्लेषण करेंगे और शेष 20 मिनट प्रश्नोत्तर के होंगे। आप हमें 2:40 पर फ़ोन से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 04027031431 और एक नंबर है 27031432 और तीसरा नंबर भी है 04027031433। यह ध्यान रहे कि आपके प्रश्न इस सत्र के विषय से संबंधित हो। इस सत्र का विषय है गोदान में किसान जीवन की ट्रेजेडी या किसान जीवन की समस्याएं। किसान जीवन की समस्याओं से जो भी आपके प्रश्न हो, वो प्रश्न हमें पूछ सकते हैं 2:40 पर। तो आइए हम परिचर्चा शुरू करें। प्रोफेसर शीला मिश्र जी, ये बताएं कि ये जो गोदान के लेखक हैं, उपन्यासकार, इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यासों का सम्राट माना जाता है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। धन्यवाद प्रोफेसर जादव जी। आपने पूछा कि
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी आपको कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद न केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व के महान और प्रसिद्ध लेखकों में हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में जो है लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनके जन्म से हर्षित होकर उनके जो पिताजी थे मुंशी अजायब लाल, इन्होंने सबसे पहले इनका नाम धनपत रखा था और ताऊ जी ने इनका नाम नवाब राय रखा था। बाद में जब इन्होंने उर्दू में लिखना आरंभ किया तब इसी नवाब राय नाम का जो है प्रयोग करने लगे थे। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी माता को और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता जी को गंवाया। 7 वर्ष की छोटी सी अवस्था में या फिर आयु में जो है उनके औपचारिक शिक्षण आरंभ हुआ, जिसका बहुत ही रोचक वर्णन श्री अमृत राय ने कलम की सिपाही में जो है दिया है। जादव जी अपने बलबूते पर पढ़ाई करते हुए उस समय के अनेक उपन्यासों का इन्होंने जो है बहुत कम समय में अध्ययन किया था। अध्ययन के कारण ही इनको स्वयं लिखने की जो है प्रेरणा मिली थी और फिर जो है इतने ज़्यादा पढ़ाई करते थे, वो उपन्यासों का अध्ययन करते थे कि ये अपने मित्रों से दूर होते चले गए और कहा जाता है कि मजाक में इनके मित्र इनको किताबों की कीड़ा कहकर पुकारते थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, लेकिन इस विवाह से और इस पहली पत्नी से वे कभी जो है सुखी नहीं हुए, लेकिन द्वितीय विवाह इनका जो है शिवरानी देवी से हुआ था। ये एक बहुत ही सहृदया, सहज और बहुत ही जो है धर्मपरायणा महिला थी। 3 संतान, कमला देवी, श्रीपत राय और अमृत राय, जिनका विवाह सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान से हुआ था। द्वितीय पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के मृत्यु के बाद प्रेमचंद घर में इस पुस्तक में जो है प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके आदर्श का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। 1904 में ये अध्यापक और सब डिप्टी कलेक्टर बने, सब डिप्टी इंस्पेक्टर बने। जीवन यापन के लिए अध्यापकी के अलावा इन्होंने अनेक व्यवसाय किए, पर उनका सपना था अपना प्रेस खोलने का। 1901 में उन्होंने उपन्यास लिखना आरंभ किया और 1907 में जो है कहानी लिखना, और उसके बाद जो है कहा जाता है कि 1907 में सोजे वतन जब जो है जब्त होने के बाद उन्होंने नवाब राय से प्रेमचंद नाम से जो है हिंदी में उपन्यास लिखना आरंभ किया। 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की और 1930 में जो है हंस का प्रकाशन 8 अक्टूबर 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके कृतित्व पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो सबसे पहले आज गोदान को लेकर यहाँ पर चर्चा परिचर्चा कर ही रहे हैं हम। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि और इनके जो है असंपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र भी थी। इनके पुत्र का कहना है कि उनका जीवन कलाकार का नहीं बल्कि किसान का था, जिसके हाथ में कुदाल नहीं बल्कि उनके हाथ में कलम था। तो ये संक्षेप में मैं जो है प्रेमचंद के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहूँगी। वैसे प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट इसलिए भी कहा जाता है जी कि आधुनिक जो उपन्यास लिखा गया है उसके वो जन्मदाता है। उसके पहले जितने भी उपन्यास हुआ करते थे वो उपन्यास में कुछ रहस्यवाद इस तरह की चीज़ें रहती थी। जो जीवन से जुड़े हुए उपन्यास का लेखन इन्होंने शुरू किया और इन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे जी, 300 के आसपास कहानियाँ लिखी, सैकड़ों लेख और निबंध लिखे और इस तरह हिंदी साहित्य को शुरू में जो एनरिचमेंट कहते हैं, जो परिष्कार रूप में इन्होंने समृद्ध किया खड़ी बोली के रूप में, वो प्रेमचंद है। इसलिए इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो आप ये बताएं कि हम गोदान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये गोदान की जो प्रतिपाद्य है ये क्या है, विद्यार्थी को समझाइए। गोदान का प्रतिपाद्य के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे, पहले हम देखेंगे गोदान क्या है। गोदान जो है अपने आप में एक गाय का दान है। उसके इर्द गिर्द जो है गाय
एक गाय घूमती रहती है, क्योंकि किसान, इसके जो नायक होरी है, एक भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। वो किसान की हमेशा इच्छा रहती है कि मेरे पास गाय रहे, मेरे पास बैल रहे, मैं उसको साथ लेकर, उसको गर्व है। कोई भी किसान जब गांव के बीच में अपने बैलों के साथ चलता है तो सीना फूल जाते हैं और गर्व से एक राजा अपने आप को महसूस करता है, मतलब उसकी संपत्ति होती है। और होरी ठीक इसी प्रकार एक भारतीय किसान है जो एक पहले से एक गाय की इच्छा रखती है और लास्ट में उसकी ये इच्छा मरती भी नहीं है। होरी गोदान का नायक है। जी सर। मुख्य पात्र है। जी सर। वो गाय की लालसा करता है। जी। इसलिए इनका नाम गोदान रखा गया। कि उपन्यास के इर्द गिर्द आराम से लेकर आद्यंत गोदान, मतलब गाय ही चलती रहती है। गाय की इच्छा वो भी पूरी नहीं होती है, लेकिन गाय चलती रहती है, इसलिए इसका नाम गोदान है। अंत में जो होरी का जब मौत होने का समय आ जाता है, उसकी पत्नी भी गोदान जो है करवाती है, लेकिन गाय तो होती नहीं है, लेकिन जो मजदूरी करते हैं या सुतली बेचते हुए जो पैसा उसके पास 2-20 आना जो पैसा है, तो उसको वो अपने ब्राह्मण जो है माता दिन को बुला के कहती है कि वही इसी को गोदान समझिए। देखिए ये जो उपन्यास है 1936 के आसपास लिखा गया था। 19 मतलब स्वतंत्रता से पूर्व ये उपन्यास लिखा गया। उस समय देश में सामंतवादी व्यवस्था थी जी। देश ब्रिटिश राज्य का गुलाम था और उसमें एक प्रथा थी जमींदारी की। राजा, जहागीर, जमींदार, महाजन, किसान, इस तरह इनकी श्रृंखला थी। इस सामंतवादी व्यवस्था में उस समय के किसान का क्या हाल था, इसके ऊपर शीला जी आप कुछ बताएंगे? जी, तो मैं सबसे पहले दर्शकों से, मेरे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि जिस युग की बात ये कर रहे हैं वो युग था सामंतवाद और ज़मींदारी प्रथा की। भारतीय किसान युगों से सामंतवाद और ज़मींदारी पद्धति का गुलाम बना आ रहा था और अपने इस दयनीय हालत के लिए वो सबसे पहले अपने भाग्य को जो है दोषी मानता था। इस भाग्य को वो भगवान का देन समझकर जो है वो असंतुष्ट और विद्रोही नहीं हो जाता था। अक्सर ये देखा जाता है कि यदि हमारे पास धन की कमी होती है तो हम अक्सर जो है ईश्वर से इसका जो है शिकायत करने लगते हैं कि ईश्वर ने हमें जो है कम धन दिया है और ये हमारा कर्म फल है। लेकिन उस समय के अगर किसानों की हालत देखी जाए या फिर होरी के अपना चरित्र देखी जाए तो हम देखेंगे कि वो हमेशा जो है इसे भगवान का वरदान समझता था। वो असंतुष्ट और विद्रोह कभी नहीं किया, बल्कि अपने मालिकों की खुशामद और उनके कृपापात्र बनने की इच्छा वो रखता था। गोदान में ऐसे कई संवाद मिल जाते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि होरी जैसे किसान अपने गरीबी का कारण अपने पूर्व जन्म के कृत्य को मानता है। जैसे आप देखिए कि होरी के जो पुत्र होता है गोबर, वो शहर जाता है और शहर जाके बड़े विद्रोही चेतना वाला बनकर आता है और फिर वापस आकर जो है शोषक वर्ग को, गांव के शोषक वर्ग को एक तरह से जो है चुनौती देता है और होरी को भी समझाते हुए ये कहता है कि भगवान सबको जो है बराबर बनाया है। यहाँ पर होरी के जो है आप स्टेटमेंट, होरी का संवाद देखिए। वो कहता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति, हमारी जो संपत्ति है वो बहुत बहुत बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने यानी कि जमींदार वर्ग ने, सामंतों ने जो है पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे आज उसका आनंद भोग रहे हैं और हमारे को तो कुछ सच्चाई नहीं है तो हम क्या भोगे। तो आप देखें कि होरी के इस परंपरागत असमानता को जो है पूरी तरह से प्राकृतिक और वैध मानते हैं। वह पूर्व जन्म, कर्मवाद और भाग्य पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। सर शायद उस समय तो ये व्यवस्था थी किसान की, वो कुछ विद्रोह नहीं कर सकता था या जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, उनके प्रति कुछ ये करे, ये उनके वश में नहीं था। देश में राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था गांधी के नेतृत्व में और प्रेमचंद ने ये समझा कि किसान की जो समस्याएं हैं, किसान का जो शोषण हो रहा है, वो शोषण के ऊपर सभी का ध्यान आकर्षित करे। किस तरह शोषण होता था, तो सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का शोषण किस तरह हुआ,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप बता सकते हैं इसको? किसान जो है हमेशा झुक के रहना, नरमपंथी होता था। और जब हम किसी को किसी सामने झुकेंगे, किसी को डरेंगे, वो हमें डराएगा। तो जो गांव में साहूकार या महाजन या सामंतवादी जो प्रथा होती थी, साहूकार महाजन के पास कोई किसान जाता था तो उसका वो पहले तो उसको ऊंचे दर पर ब्याज पर उसको पेश आता था, और उसका ब्याज की वसूली के समय भी कुछ जोड़ तोड़ कर लेता था। मतलब कुल मिलाकर किसान को कुछ नहीं मिलता था। क्या ये व्यवस्था थी वहाँ पर? देखें कि जो समाज देश की व्यवस्था है, राजा, जहागीर, जमींदार, जी और ज़मीन जो थी किसान की उस समय, वो ज़मींदार की ज़मीन कहलाती थी। जी जी किसान सिर्फ उसके ऊपर खेती करता था, जी मेहनत करता था, जो भी फसल निकलती उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जो बोलते हैं, ओनरशिप, वो नहीं था। और इस कारण जब तक वो लगान नहीं देते तब तक वो खेत बो नहीं सकते, खेत कर नहीं सकते। जी जी ये व्यवस्था थी। जी तो एक तरफ खेत करने के लिए लगान चुकाना पड़ता, लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना, और कर्ज चुकाने के लिए अपनी फसल को देना, ये सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी व्यवस्था इसी व्यवस्था के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, मानव है, मानव की हमेशा आशाएं और आकांक्षाएं होती है। तो ये प्रेमचंद की भी एक आशा और आकांक्षा थी। शिला जी, गाय की आशा थी, वो किस तरह थी बताइए? आप जब शोषण की व्यवस्था बात कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि गोदान में जो है किसान के शोषण का जो विशद चित्र खींचा गया है वो बड़ा आकर्षणीय है। क्या तो जमींदार, क्या ही पंच, और फिर जो है ब्राह्मण, ठाकुर, या फिर जो है हमारे अंग्रेजी राज, ये सब लोग जो है किसानों का शोषण करके उनके जो है अधिशेष उत्पादन जिसे कहते हैं उस पर जो है अय्याशियां करते थे, और किसान सब कुछ गंवा कर एक मजदूर का जीवन भी जीता था। अब यहाँ पर जो है मजदूर एक ऐसे, मैं इससे पहले भी मैंने आपको कहा है, गोबर का जो चरित्र है ये मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता है कि ये शहर की ओर जाता है और शहर में जो है जाकर एक क्रांतिकारी चेतना को वहन करके जो है वो अपने गांव में लाता है, और फिर गांव में आकर शोषकों को चुनौती वो देता है। लेकिन फिर भी देखिए कि परंपराबद्ध जो गांव में एक समाज है उसके सामने वो टिक नहीं पाता है। अब इसमें यहाँ देखिए आप, ये जो किसान गोदान का जो हीरो है, होरी, जिनका नाम है होरी, ये हीरो है, जिसको नायक भी कहेंगे हम। ये नायक की सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती जब ये आशा करता है, महत्वाकांक्षा रखता है कि मेरे आंगन में ये गाय खड़ी हो, क्योंकि गाय शायद यहाँ पर भारतीय परंपरा का एक भाग रहा है जी, कि घर के सामने गाय रहने का मतलब शायद वो उनको खुशी देती है, उनको एक लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न भी माना जाता है कि जिसके घर के सामने गाय हो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसीलिए खेती करना भी एक प्रतिष्ठा की ही बात मानी जाती है कि उसको उनको महत्व कहते थे उस समय। तो ये प्रतिष्ठा के लिए गाय खरीदना प्रेमचंद के लिए कितना महंगा पड़ता है? होरी के लिए प्रेमचंद की दृष्टि से उनको कितना महंगा पड़ता है, बताइए। तो पहले तो उसको, उसके पास गाय की इच्छा जो होरी रखता है, और इसके लिए उसके जो गाय किसी कारण से, गरीबी के कारण गाय उसकी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब उसकी नज़र जब वो भोला की गाय पर पड़ती है तो भोला की गाय की को देखकर उसके मन में लालसा ये होता है कि मैं कैसे, मेरे पास भी गाय हो, वो गाय मेरे आंगन में हो। इसीलिए भोला को झूठा आश्वासन देता है, क्योंकि भोला जो है विधुर है, उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसका विवाह कराने का झांसा देता है। यहाँ पर देखिए, उसको मतलब गाय के लिए झूठ भी होरी बोलता है ये, लेकिन उसके मन में भावना नहीं रहती है कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। देखिए, आपका कहने का मतलब ये है कि इनके पास पैसे वैसे नहीं है कि वो गाय खरीद सके जी इस गोदान का हीरो जी, लेकिन फिर भी इनके मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि मेरे घर के आंगन में एक गाय हो।
उसके लिए वो भोला के पास जाता है। उनके पास जो गाय देखता है वो उसको देखकर उनके मन में इच्छा होती है कि भाई भोला मुझे ये गाय दे दे। तो वो गाय वो खरीद कर लाता है भोला से, और भोला को कुछ लालच भी देता है, शायद वो कुछ लालसा वगैरह का, और वो लाकर अपने आंगन में खड़ी कर देता है। तो वो ही गाय प्रेमचंद के लिए समस्या कैसे बनती है? होरी के लिए समस्या ये बन जाती है प्रेमचंद की दृष्टि में। हाँ। उसकी होरी जो है जब वो गाय ला के अपने आंगन में बांध देता है तो उसका भाई हीरा जो है वो सोचता है कि शायद अभी वो हमारे पैसे से हम जब मतलब संगठित परिवार थे, हमारे पैसे को मतलब बचा के वो रखा है, उस पैसे से गाय अब अलग होने के बाद खरीद रहा है जी। तो इसलिए वो हीरा क्या करता है, उस होरी की गाय को जहर दे देता है, जहर दे के उसको मार देता है। तो इसके लिए उसकी बाद में शिकायत भी, मरने के बाद थाने में शिकायत भी नहीं करता है, लेकिन किसी कारण उसकी पत्नी जो है धनिया तो अलग होरी से थोड़ा अलग है, वो एकदम स्पष्ट बोलती है, किसी के सच्चाई के सामने लाने की कोशिश करती है। तो दारोगा जब आता है, देखिए शीला जी, आप ये बताएं कि ये गाय जैसे इनके घर के सामने आती है तो गांव के पूरे लोग वो गाय को देखने के लिए आ जाते हैं और चहल पहल काफ़ी ज़्यादा होती है। सभी लोग आते हैं लेकिन इनके भाई नहीं आते गाय देखने के लिए। जी हाँ। भाई नहीं आया ये समझकर होरी उनके घर पर जाते हैं, जाकर उनको बुलाते हैं कि भाई आप भी आकर गाय देखो। क्या इसके पीछे कोई ईर्ष्या दृष्टि, इच्छा के अभाव? वास्तव में वो अपने भाई के घर के अंदर घुसता भी नहीं है, लेकिन उसे जो है कुछ बातें सुनाई देती है जो भाइयों के बीच में हो रही है, उनके पत्नियों के बीच में हो रही है कि हो ना हो हम तो गाय खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे ही पैसे जो है चोरी करके बड़े भाई ने यानी कि होरी ने जो है ये खरीदा है। ये बात सुनकर जो है होरी चुपचाप लौट आता है और अपनी पत्नी से जब कह देता है, तो जैसे कि शशिकांत जी ने अभी कहा है कि बहुत तेज तर्रार महिला थी वो, और थोड़ी सी जो है झगड़ालू किस्म की थी। तो होरी चाहे चुपचाप रहे, लेकिन उसकी पत्नी जो है एकदम से जो है वहाँ निकल आई और उसने जो है हीरा के घर में जाकर एकदम से हीरा को जो है गाली गलौज करती है, और वहाँ पर जो है एक अजीब सी विशृंखल स्थिति बन जाती है वहाँ पर, जहाँ पर जो है वो गालियाँ देती है और फिर जो है मार धाड़ भी कुछ होता है वहाँ पर। और इसी श्रृंखला में जो है दारोगा को बुला लिया जाता है और दारोगा के सामने जो है होरी किसी तरीके से जो है अपने भाई को पकड़वाना नहीं चाहता है, और वहाँ पर भी जो है महाजन से किसी तरीके से 30 रुपए लेकर घूस देता है। पूरे इस मामला को जो है पूरी तरह से निपटाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर शायद धनिया उस 30 रुपए को भी जो है झपट लेती है और वहाँ पर जो है और हंगामा आप देखिए यहाँ पर किसान की व्यवस्था देखिए आप जी, कि एक तरफ तो इनकी गाय मर चुकी जी, इनका अपना लॉस है, नुकसान है। दूसरी तरफ जैसे ये बात फैलती है गांव में कि होरी की गाय की मृत्यु हुई है जी, दारोगा आकर टपक पड़ते हैं जी, और दारोगा का ये कहना होता है कि भाई ये गाय किसी ने मारी है, कौन है वो तहकीकात करना चाहता है, और उस तहकीकात अगर हो तो उनके भाई पर ही शक जा रहा है हर किसी का, क्योंकि भाई नहीं आया था देखने के लिए। प्रेम ये होरी नहीं चाहता कि उनके भाई की कोई इज्जत जाए, भाई की इज्जत जाए तो अपने परिवार की इज्जत जाएगी, तो उस तरह होरी समझता है जी, और उस कारण दारोगा से वो कहते हैं कि भाई आप पैसे वैसे ले लो लेकिन यहाँ से चले जाओ। एक तरफ गाय का नुकसान, दूसरी तरफ कर्ज लेकर आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्रेमचंद ने बहुत अच्छा समझा है कि किस तरह गांव में शोषण होता है। एक किसान सिर्फ एक गाय को खरीदने के लिए, लाने के लिए जो कुछ वहाँ पर होता है, जो भी नुकसान कुछ हुआ है, उस नुकसान से वो उभरता भी नहीं है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर गांव का जो महाजन है वो उसका शोषण करने के लिए आ जाता है। वो महाजन दारोगा को लगा देता है कि तुम इनसे बिना पैसे लिए ये केस खत्म मत करो, सेटल मत करो आज के हिसाब से। तो उनके पीछे वो जो महाजन है उसका मकसद क्या है कि इनके पास तो पैसे नहीं है,
और ये पैसे अगर किसी से उधारी लेंगे, तो हम ही से कर्ज लेंगे। से लेंगे तो हमसे लेंगे। तो ये जो ब्याज का चक्कर है, जी। सूद का चक्कर है, जी। वो कमाने का चक्कर है। यहाँ पर एक तरह से गरीबों को शोषण के द्वारा और ज़्यादा शोषित करने का जो चक्र है, उसके पीछे वो महाजन लगा देता है। और दरोगा भी उनसे डिमांड करता है या मांग करता है कि मुझे इतने दिए तो ही मैं निपटा सकता हूँ, नहीं तो मैं इस केस को आगे बढ़ाता हूँ। उसमें वहाँ पर होरी स्तब्ध रहता है कि ऐसा नहीं, पैसे लो और छूटो। तब जाकर धनिया उनको कहते हैं कि ये तो धनिया वहाँ पर जो तेज तर्रार महिला है वो सच्चाई का पक्ष लेती है जी। कि हमारा ही नुकसान हुआ, हम ही यहाँ पर विपत्ति में हैं और ऊपर से तुम हमसे ही पैसे लेकर जा रहे हो। उस शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है एक महिला धनिया जी। तो इस तरह ये गाय के चक्कर में प्रेमचंद ने होरी के जीवन की जो व्यवस्था है, जो एक किसान की व्यवस्था है, जो कष्ट है, उनको सामने लाए। और एक कष्ट है, देखिए इनका, ये जो खेती करते हैं, ये खेती करते समय जब बारिश होती है, शुरू होता है आषाढ़ महीना जैसे ही शुरू होता है, बारिश के दिन आते हैं तो ये लोग खेत में बीज बोते हैं। बीज बोते हैं। तो खेत में बीज बोने से जस्ट पहले, थोड़ा पहले, जमींदार उनको कहता है कि भाई जब तक आप लगान नहीं देते तब तक खेत नहीं बो सकते। तो उसमें उसी को हम कहते हैं कि भाई जमींदार का शोषण, किसान लोगों का जो शोषण करता है जमींदार, कि पहले पैसे दो नहीं तो फिर वही खेत और दूसरे किसान को दे देंगे हम। ये तो इसके ऊपर आप क्या, ये किस तरह का शोषण है जो जमींदार किसान को ये कर रहा है वहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर जो है, आप जब शोषण की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि गांव में एक त्रिमुखी शोषक बैठे हुए हैं। एक तो जमींदार का शोषण, दूसरा जो है अधिकारी वर्ग का शोषण, और तीसरे जो है महाजन का शोषण। अब इन दिनों तो जमींदारों का जो है विलयन हो गया है एक तरह से। तो हम देखते हैं कि खेती के ठीक पहले जब बीज लेने का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले ज़मींदार जो है अपने कर, अपने जो है टैक्स की बात करता है। और वहाँ पर जो है ज़मींदार चाहता है कि किसी तरीके से जो है ये हमसे उधार ले। अब उधार लेने के लिए ज़मींदार तो उधार नहीं देते हैं, ज़मींदार कभी कभी उधार देते हैं लेकिन ये महाजन के पास जाते हैं। तो ये तीनों पार्टों के बीच में, या दोनों पार्ट यानी कि अधिकारी वर्ग और ज़मींदार और महाजन, ये दोनों के वर्गों के बीच में किसान पिसता चला जाता है। और यहाँ पर जो है वो एकदम दयनीय हालत में पहुँच जाता है एक तरह से। शशिकांत जी, ये जो किसान कर्ज लेते हैं जी, वो कर्ज नहीं चुका पाते क्योंकि जो फसल आती है वो लगान में ही आधी चली जाती है, या फिर ठीक से फसल नहीं हो पाती, और इस कारण वो कर्ज में ही डूबा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मरता है। जी, ये है बिल्कुल। और वो आज भी वो स्थिति है यहाँ पर। जी। तो ये महाजन का जो कर्ज है, इसको चुकाने से पहले ये लोग न शिक्षा है, इनको दीक्षा है वहाँ पर, न वो देखते हैं कि क्या है, क्योंकि अपढ़ है वहाँ पर किसान। वहाँ पर एकदम गांव का किसान एकदम अपढ़ है। और ये सूदखोर जो अमाउंट उनको देते हैं, जो पैसे रकम राशि उनको देते हैं, कोई हिसाब, उसका हिसाब किताब अपने ढंग से करते हो। वही तो क्या आप ये मानते हैं कि किसान के दुख दर्द का या शोषण के पीछे उनकी अशिक्षा है? बिल्कुल अशिक्षा है। किस तरह? क्योंकि जब होरी गोबर जब शहर से आता है और अपना पूरा चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए पैसा लेके जाता है महाजन के पास, और हिसाब किताब करने की बात करता है, तो होरी उसको मना करता है, नहीं बड़े लोगों से हैं। क्यों? उसको डर है कि कहीं आगे फिर गोबर इस तरह की बातें कर दे तो आगे उन्होंने ब्याज नहीं देगा। तो उसको बोलता है नहीं, वो जो उन्होंने जो लिखा है सही है, क्योंकि उतना विश्वास है, उनको विश्वास है, होरी विश्वास है। गोबर उसको मना करता है, नहीं हिसाब किताब चाहिए। और इसीलिए आज अगर किसान गरीब है, उसका शोषण हो रहा है, उसके पीछे अशिक्षा है, और उसको शिक्षित होता है। ना केवल अशिक्षित, बल्कि किसान, उस समय के किसान अंधविश्वास से संपन्न था।
वो अंधविश्वासी था, धर्मभीरू। धर्म परायण था, और साथ ही साथ जो है धर्मभीरू भी था, जी। और उसके साथ साथ जो है भाग्यवादी। भोला, बहुत ही भोला भोला, वाला। बहुत ही सहज प्रकृति का भी जो है इंसान होता है, किसान होता है। तो इसके कारण जो है जमींदारी के वर्ग, ये जमींदार वर्ग, उसका जो है बराबर शोषण, गलत फायदा उठाता चला आ रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि एकदम सीधे साधे, एकदम सफेद पृष्ठ पर भी जो है उनके जो है अंगूठे का छाप वगैरह लगवा लिया जाता है, और बाद में जो है उस कर्ज पे ऊपर जो है चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, वैसे करके जो है उसको पूरी तरह से जो है मजबूर किया जाता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मजदूर बन जाए और उसे भी चुकाना पड़े। अब देखिए उसमें जो पूंजीपति है, वो पूंजीपति भी इस तरह के महाजन को किस तरह मदद करते हैं। जैसे ही गांव में किसान की फसल तैयार होती है जी, वो अपनी फसल बेचने के लिए ले जाता है। जी, शायद इसका हीरो ऊख की फसल होता है, जी, जी, ऊख जिसको गन्ना भी कहते हैं। गन्ना। तो ये जैसे ही ऊख को अपने मिल में ले जाता है, जी, किसी पूंजीपति की मिल में, तो वहाँ पर भी उनकी हर चीज़ वहाँ पर सेट हुई रहती है जी, जी, कि महाजन पहले ही इनसे पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पर, और महाजन उनसे कहते हैं कि इनकी ऊख आते ही इनका जो भी पैसा होता है उस पैसे में से मेरे ये पैसे सूद के साथ काट लेना लेना। और बाकी पैसे उनको दे देना। देना। अब वहाँ पर किसान की सहमति है असहमति है इसकी कोई परवाह नहीं करता। तो ये किस तरह का चक्कर है ये तो बड़ा विषम परिस्थिति है, और आज भी वो परिस्थिति है, ऐसा नहीं है। तो पहले किसानों को सारे लोग मिलके, जैसे मैडम ने कहा, पूरे जो 3 जो पार्ट में जब पीस रहा है किसान, इसीलिए किसान जो ये बना एक साजिश है किसान को। आप इसमें देखें कि महाजन तो चलिए पैसे दिया और वो वसूलना चाहता है, लेकिन उसको पैसे वसूलने के लिए पूंजीपति किस तरह उनको मदद कर रहा है, असल बात वो है। जी, जी। मिल पूंजीपति की होती है, जिनके पास पैसा है वही मिल लगाएगा, कारखाना लगाएगा, इंडस्ट्री खोलेगा, और वो इस व्यवस्था में जिनका शोषण हो रहा है उन शोषक वर्ग के साथ महाजन मिलकर और शोषित वर्ग को और ज़्यादा पीड़ित करना, इस तरह का चक्कर वहाँ पर पूरी व्यवस्था के अंदर है। इसमें अधिकारी लोग भी आते हैं जी, हर कोई आता है। ये तीनों, जैसे शिला जी ने कहा कि अधिकारी, जमींदार, जमींदार, महाजन, पुलिस, पंडित, दरोगा, सब मिलकर किसान को इस हालत में पहुंचा देते हैं। लेकिन आप ये पूरी कथा को देखिए आप जी, एक तरफ किसान, जमींदार, महाजन, यहाँ तक कि ये सीमित है। जी, जी। अब जमींदार के ऊपर भी एक जागीरदार है, लेकिन जागीरदार पिक्चर में नहीं है। वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो जागीरदार है, कोई राजा के पास गया और भाई ये इलाका, ये क्षेत्र मेरा हो जाए, वो अपने क्षेत्र कर लेता है। उस क्षेत्र में छोटे छोटे जमींदार होते हैं, वो छोटे छोटे जमींदार छोटे छोटे किसानों को अपनी ज़मीन बोने के लिए देते हैं, तुम लगान दो, आप मेरी ज़मीन करो। उस तरह की व्यवस्था हो उसमें। और राजा जागीरदार से सीधा उनका संपर्क, क्योंकि राजा ही जागीरदार से कुछ ले देकर, क्योंकि राजा का राज कैसे चलेगा, उनको चलाने के लिए ये जागीरदार तो ये करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी ये किसान से ही लेते हैं, और जमींदार से होते हुए जागीर से लेकर राजा तक पहुंचते हैं। तो इस चक्र में वहाँ के किसान की व्यवस्था इस तरह देखी जाती है कि उस समय किसान पीड़ित था, और उसमें भी अब इनके गांव में एक गांव में जो रीति रिवाज है और जो व्यवस्था परंपराएं जो है, तो वो भी उनको किस तरह ये करती है। मान लीजिए कि होरी के ऊपर एक पंचायत बिठाई दी जाती है। जी, जी। वो गोबर की जो उसकी झुनिया के साथ कारण, हाँ, तो क्या वो पंचायत किस तरह इनका शोषण करती है, देखें ग्राम पंचायत भी किस तरह किसान का शोषण करती है, उसके ऊपर बताइए थोड़ा। तो जब वो गोबर जो मतलब भोला के घर होरी भेजता है कि जाओ, मतलब बैल जब भोला लेके जाता है, होरी का बैल आके निकाल लेता है, तब होरी भेजता है गोबर को, जाओ मेरा बैल लेके आओ। तब उसमें झुनिया के साथ प्रेम बढ़ जाता है और 5 माह की गर्भवती बन जाती है। तब वो बीच में गोबर किसी कारण से शहर चला जाता है। तब जब मालूम होता है कि नहीं, किसी कारण से नहीं, बल्कि जो है गोबर भाग जाता है। झुनिया को घर में रखकर, ससुराल में रखकर जो है वो भाग जाता है। देखिए व्यवस्था वहाँ पर स्थिति ये है कि
दो जवान लड़के लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं और किसी कारणवश वो गर्भवती हो जाती है लड़की जी या विधवा है। विधवा, हाँ, अब उस समय विधवा का विवाह होना मुश्किल था। जी। विधवा विवाह नहीं कर सकती, ये प्रथा जी। थी, परंपरा थी भारत की। लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो वो गोबर के घर पर आ जाती है। जैसे ही गोबर के घर पर आई तो पूरे गांव वालों को मालूम हुआ, मुखिया को मालूम हुआ कि ये हमारे परंपरा रीति रिवाज के खिलाफ है। तो क्या करें, पंचायत बिठाए और पंचायत में उनको कुछ दांड दिया जाता है, दांडी कहते हैं उसको। और वो दांड का पैसा भी उनको कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पंचायत के माध्यम से किस तरह महाजन भी फायदे में रहता है, किस तरह फायदे में रहता है जी। क्योंकि पंचायत में जो दांड होगा वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, फिर ये महाजन के पास जाएंगे और महाजन इनको कर्ज देगा और सूद के ऊपर देगा और ये सारे सूद लेकर वो फलता फूला बढ़ेगा और इन लोगों की तकलीफें और बढ़ेगी जी। तो ग्राम पंचायत भी या गांव की पंचायत, आजकल खाप भी कहते हैं उसको नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में, आज भी उनका प्रवाह है जी। तो ये भी क्या किसान जीवन को एकदम प्रभावित करती हैं आज भी और उस समय भी? उस समय तो स्वाभाविक है वो प्रभावित वो इस व्यवस्था जो करती थी, क्योंकि जो महाजन जो होते हैं, महाजन के साथ पंच का संबंध रहता है। सब एक ताना बना ऐसे संबंधी नहीं, साठ गांठ जिसको साजिश मैंने कहा, तो रहते हैं कैसे हम अपने को फायदा पहुंचाएं और किसको फायदा किससे ले सकते हैं। जो आदमी झुकता है तो वही किसान होता है, किसान हमेशा नम्र होता है, ये भारतीय किसान की का स्वभाव है, विवश होता है, व्यवस्था है उसकी। तो इसलिए ये जो सामाजिक जो व्यवस्था है, किसान को मतलब किसानी से एक मजदूर बनाया जाता है, मतलब गरीब से और गरीब, जो होरी के जीवन के साथ हुआ। लास्ट में होरी को मजदूर बनना पड़ता है और उसमें भी उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो साजिश है पूरा समाज में, महाजन, जमींदार, दरोगा, पंच, इससे किसान पिस जाता है। अच्छा शिला जी, ये बताइए कि ये जैसे ही ग्राम पंचायत मान लीजिए किसी को दांड करती है जी। अगर किसान उसको नहीं देना चाहता जी, तो क्या होता है? उनको बिरादरी से निकाल देते हैं? इनको बिरादरी से निकाल दिया जाता है। इनके ऊपर वही डांड जितना लगा है उससे भी दुगना डांड लगाने की व्यवस्था कर दी जाती है। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, जिससे झुककर किसान को जो है इस परिस्थिति के सामने झुकना ही पड़ता है और फिर वो दयनीय हालत में पहुंच ही जाता है आखिर। आप सुनते होंगे, इधर उधर देखते होंगे, मीडिया के माध्यम से आजकल बहुत हाईलाइट हो रहा है कि किसी का हुक्का बंद, अपने हुक्का बंद करना किस तरह होता है कि मान लीजिए कोई एक परिवार है और वो गांव वालों की बात नहीं मान रहा है जी, पंचायत की बात नहीं मान रहा है, तो उनके घर का पानी नहीं पीते जी। वो किसी दूसरे के घर पर जाए तो उनको पानी नहीं देते, उनके साथ कोई भी सहकार्य नहीं कर पाते जी। असहकार्य की भावना हर किसी परिवार में कोई शादी ब्याह कर सकते हैं। तो इस कारण एक व्यक्ति वहाँ पर विवश होकर वो जो भी लेते हैं निर्णय उसको उनको मानना ही पड़ता है। और मानने के लिए उनके पास कुछ नहीं भी है तो वो कहीं भी जाए, बेचे, करे, लेकिन वो भरपाई करे जी। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है? ये तो सबसे बड़ी व्यवस्था है। हाँ। क्योंकि इससे उसको मालूम है कि मैं गरीब से गरीब हो रहा हूँ, लेकिन वो पंच के सामने इसलिए झुकता है, इसको समाज चाहिए। एक किसान हो बिना समाज के चल नहीं सकता है। ये और दूसरी बात यादव जी, आप ये देखिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो कहा ही जाता है। मैन इज ए सोशल बीइंग इन दिनों कहा जा रहा है। उसके सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि जब उसे जो है अकेलापन झेलना पड़े तब उसे जो है बहुत ही स्थिति करुण सी बन जाती है। इंसान के साथ अगर कोई बात ना करे या उसकी जो है हुक्काबानी बंद कर दी जाए, तब जाकर जो है मनोवैज्ञानिक जो दबाव पड़ता है उसका, वो शायद आर्थिक स्थिति बिगड़ने से अधिक दबाव होता है। और इसलिए जो है इस स्थिति को हटाने की कोशिश या इस स्थिति से जो है उबरने की कोशिश हर किसान ही करेगा जी। इसलिए झुकते चले जाते हैं। इन्हीं किसानों के बारे में हमारे यहाँ पर एक बात थी पहले शुरू में शायद कि उत्तम खेती मध्यम बान। तो चाकरी जो है नौकरी को छोटी मानी जाती थी। चाकरी निकृष्ट चाकरी। निकृष्ट चाकरी। तो ये कहाँ गया यहाँ पर?
शिला जी, आप बताएं इसको। नहीं, अंततः वो चाकरी मतलब जो है, जो मजदूरी करने लग जाता है, वो उसके लिए जो है बहुत ही स्वाभिमान पर चोट लगने का विषय है। लेकिन होरी अंततः वो भी करता है क्योंकि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो अपने परिवार को पूरी तरह से जो है अन्न खिलाने के लिए, रूखा सूखा जो भी हो अन्न खिलाने के लिए अंततः महंतोगिरी से उतर कर जो है मजदूरी भी करने लग जाता है। मैडम, उससे बढ़कर जब गोबर का कोई बच्चा हो जाता है तो होरी के मन में ये भावना आती है कि उसके लिए गाय मैं खरीद लूँ, इससे भी, इसके लिए भी मजदूरी करता है वो। हाँ। तो इसके लिए भी मजदूरी करता है कि गोबर, जब आगे की पीढ़ी मेरी गाय रहे, वो गाय रहे तो मतलब थोड़ा उसका विकास हो सकता है, उस जमीन खेती कर सकता है। इसी आशा के साथ इसी गाय के लिए वो मजदूरी करता है, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं होती है। शायद जंगल से जैसे ही व्यक्ति खेती की ओर खेती करने लगा जी, एग्रीकल्चर करने लगा, तो उस समय शायद ये बहुत बड़ी बात है कि जो खेतीबाड़ी करता है वो अच्छी तरह से जीवन जी सकता है। इसलिए कहा गया कि भाई उत्तम खेती जी। और जो व्यापार करता है, बानिया ने व्यापार जी, जो उसके माने दलाली जो इसको कहते हैं, तो दलाली को हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे समाज में। खेती करने वालों को राव बोलते थे, अरे खेतीदार। तो किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, इसीलिए। तो वही किसान, और उस समय जो नौकरी करता है दूसरे ऊपर, चाकरी करता है, उसको निकृष्ट जीवन उसका माना जाता था। बिल्कुल। तो ये एक सिद्धांत था, और इस सिद्धांत के आधार पर हमारे यहाँ के किसान हमेशा ये आशा लेकर चल रहे थे कि भाई गाँव में हमारी खेती हो, फसल हो, हम समृद्ध बने, हमारे घर में गाय हो, बैल हो, दूध हो, हमारे बच्चे खुश रहे, ये सारी भावना थी। लेकिन इन भावनाओं के पीछे ये जो व्यवस्था उसको मतलब ठीक सही सलामत रहने नहीं देती है। हाँ। तो इसीलिए किसान की जो इच्छाएं, तो कई सपना देखता है, कई इच्छाएं रखता है, लेकिन इच्छाएं इच्छा में रह जाती है। आज इसका उल्टा हुआ है। जी जी। आज जो नौकरी करता है वो सुखी है, जो खेती करता है वो दुखी है। और जो व्यापार करता है वो तो परम सुखी है। जी जी, बिल्कुल। तो ये व्यवस्था कैसे आज आत्महत्याओं की संख्या जो बढ़ रही है अखबार में, किसान की आत्महत्या, दूसरे कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। देखिए, एक बात इसके ऊपर हम ये भी विचार करें कि इतनी सारी कष्ट झेलकर भी उस समय का किसान जीता था, जीवन आगे बढ़ाता था, और कर्मठ होकर, यहाँ तक कि होरी ठेकेदारी के पास नौकरी ये करता है, मजदूरी करता है, ये किसान से मजदूर बन जाता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ सुसाइड कर लूँ, मैं कुछ जीवन को खत्म कर दूं। होरी के जीवन के, होरी के चरित्र की विशेषता यहाँ पर देखिए, वो लूटता है, पिटता है, और फिर धूल झाड़ कर जो है खड़ा हो जाता है। तो वो लेकिन किसी भी कीमत पर अपने जीवन रूपी नौका जो डगमगा रहा है उसको स्थिर करने की कोशिश हमेशा करता है। वो शक्ति उस समय के किसान में कैसे थी, जबकि आज का किसान कुछ कर्ज है, कुछ फसल नहीं हुई, और कुछ आया नहीं इधर उधर से, तो हतोत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित हो रहा है जी, निराश हो जाता है, और आत्महत्या कर ले रहा है, सुसाइड कर रहा है। क्योंकि जो विश्वास जो है किसान में, विश्वास आज नहीं है। क्यों कम होते हैं? क्योंकि किसान एक सचमुच जो जैसा होरी के साथ था अब हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, जो जिसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, उसकी भी इच्छा है, लेकिन उसके लिए जब वो इच्छा रखता है उसको पूरा नहीं कर पाता है, और उससे वो उसके बच्चे या परिवार, जैसे वो किसान को साथ देते थे, आज परिवार साथ नहीं देते हैं। आज बच्चा भी कुछ अलग चाहता है। गोबर जो बोलता है होरी इसको दबा देता है, लेकिन आज के बच्चे, किसान का बच्चा अपने बाप की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको चाहिए मोबाइल। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, महत्वाकांक्षाएं उस समय किसान की भी थी, आज के किसान की भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ इसको, ये जो हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, और जो पूंजीवाद है जी, जहाँ पर सुख सुविधाएं और मनोरंजन की इधर उधर की इतनी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसमें जब एक व्यक्ति देखता है कि भाई ये दुनिया इतनी खुशहाल है और मेरे जीवन में क्या है यहाँ पर, जी बिल्कुल, क्या करूँ मैं, मेरी फसल नहीं आई जी, मुझे तो कल इनको चुकाना है जी। और इसीलिए आजकल जो कुछ जो पार्टी है, दल है, जी जी, वो वादा भी कर देते कि भाई चलो किसानों, हम आपको किसान का ऋण जितना भी ऋण है माफ़ कर देंगे।
उसके बावजूद भी किसान आज आत्महत्या कर रहा है, ऋण माफ करने के बावजूद। जी। तो ये कोई एक मानसिक कमजोरी आज के किसान की किस तरह देखते हैं आप शीला जी इसको? नहीं, किसान में मानसिक, आप सिर्फ किसानों को दोषी नहीं दे सकते सर। किसान तो मानसिक कमजोरी के शिकार बन ही रहे हैं, बल्कि आप अगर नगरीय व्यवस्था की ओर भी देखें, नगरीय सभ्यता की ओर देखें, तो देखा जा रहा है कि दैनंदिन आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति के अभाव में सब आत्महत्या कर ही रहे हैं। लेकिन चूंकि हम किसानों के जो है बात कर रहे हैं, तो हम देखें कि किसान भी उस समय जो है एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, और उन लोगों के जो है ना एक दूसरे सदस्यों से जो है उनको जो है बराबर एक क्या कहेंगे सपोर्ट सिस्टम जो है वो मिलती रहती थी। इसीलिए उस समय के किसानों में बहुत ज़्यादा आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आजकल जो है दूसरे लोग हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो कहिए। हेलो, देखिए ये और एक पॉइंट है, देखिए जी, उस समय किसान को बेगारी करनी पड़ती थी। जी जी। आज का किसान बेगारी नहीं करता। नहीं करना पड़ता है। आज न पुलिस की चाकरी करता है, न किसी पटवारी की चाकरी करता है, न तहसीलदार की। उस समय तो बेगारी करती थी। ये बेगारी प्रथा क्या थी उस समय, कुछ बताएंगे आप? बेगारी मतलब वो महाजन या साहूकार जिसके नमक में पलता है, इसलिए वो लोग जो निर्देश देते हैं कुछ भी बेकार में, पैसा ही देते नहीं उसके लिए, लेकिन उसको किसान को करना पड़ता है। रात दिन तक अगर कहे तो अपने घर के ऊपर मतलब कुत्ते ऐसे सुना पड़ता है। इसी प्रथा थी। और दूसरी प्रथा भी थी बंधुआ मजदूर जो था, वो बंधुआ मजदूर की प्रथा जो है किसान को आगे बढ़ने में नहीं देती थी। तो ये तो स्वाभाविक था किसान के लिए कि वो अपना काम करे, लेकिन इसको अपना काम करने नहीं देते थे। महाजन पूंजीपति व्यवस्था जो है वो चाहते थे हमारा फायदा हो, हमारे नौकर जैसे हम रखें। तो ये प्रेमचंद के सिर्फ उपन्यास गोदान में नहीं है, कहीं उसके कोई उपन्यास उठाइए आप, उसमें इस था जो कहानी उठाइए, बंधुआ मजदूरी देखिए आप, कफन कहानी देखिए, उनके जो पूस की रात कहानी देखिए, या उनकी जो है दूसरी की कहानी जो है मुक्तिधन में तो है कुछ परिवर्तन, मतलब रहमान और दाऊद दयाल में है। लेकिन पूस की रात में देखिए या इसमें कफन में देखिए, इसमें पूरा किसान कैसे या बंधुआ मजदूर बन जाता है। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ बेगारी का अर्थ भारत में ये रहा है कि किसान के पास बैल, गाड़ी, अनाज, जी, ये सब चीज़ें रहती और उनके पास अपनी एक मेहनत भी। जी। तो जो महाजन होता है, जो पटवारी है, जी, सरकारी अधिकारी, जी, या जो ज़मींदार है, इन लोगों को आदेश देता है कि भाई चलो होरी तुम कल 2 थैले अनाज लेकर आओ, जी, और ये आदमी को लाकर दे दो। वहाँ पर ये नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं कर सकता, उनको देना जरूरी होता है। क्योंकि ज़मींदार का अगर विल वो खो दे, जी, उनके बारे में उनकी धारणा अगर बदल दे तो उनको खेती नहीं मिलती वहाँ पर। जी जी जी। नेक्स्ट दूसरे साल अगर वो खेती करना चाहे तो खेती उनको नहीं देंगे। जी जी, बिल्कुल। तो उनके लिए जो अगर महाजन अगर उनको कुछ कहे, कुछ मांगे, कुछ मेहनत करवाए, अगर वो नहीं कहे तो महाजन उनको कर्ज नहीं देगा। तो ये बेगारी का अर्थ यहाँ पर उनसे मुफ्त में ही काम करा लेना, मुफ्त में कुछ ले लेना, ये भी एक शोषण का हिस्सा है। क्यों शीला जी? जी जी। बेगारी की प्रथा के अंतर्गत ना केवल किसान बल्कि उसकी पत्नी, उसके जो है छोटे बच्चे। और इन दिनों आपको जादव जी एक बहुत अच्छे से जो है सीरियल आ रहा है, आपने शायद देखा होगा, उड़ान फिल्म, उड़ान सीरियल आ रहा है, जिसमें जो है उसके उदर में जो बच्ची पल रही है उसको भी जो है बंधुआ मजदूरी करना पड़ रहा है उसके जन्म के बाद। तो इस तरह से जो है वंश दर वंश को जो है बंधुआ मजदूरी के पाटों में पिसना पड़ता था उस समय। और इस पाटों में पिसते हुए वो अंततः वही होता था जो होरी के साथ अंततः हुआ कि वो मृत्यु के काल कबलित हो जाता है। इसलिए तो होरी कहता है गोबर को, बेटा कि जो जमींदार जो बना है
या जो महाजन बना है वो पूर्व जन्म का कर्म फल है, पुण्य फल है। हम लोग जो दरिद्रता झेल रहे हैं वो हमारे पाप कर्म का फल है। इस तरह समझाया गया है हमको। जी देखिए, इन सारी चीज़ों के खिलाफ विरुद्ध अगर उसमें कोई एक पात्र है उभरता है, वो है गोबर। गोबर गोबर जो होरी का पुत्र बेटा है और जिसके साथ झुनिया के संबंध है, और जिनको झुनिया के कारण दांड दिया जाता है, जी और वो दांड चुकाने के बाद या चुकाने के लिए वहाँ से शेर भाग जाता है। जी तो ये गोबर और झुनिया, इसको लेकर भी इस उपन्यास में कुछ लिखा गया है। जी और विद्रोही के रूप में गोबर को एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व के रूप में जी किसान देखा है। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। बहुत देर से हम लोग आपकी चर्चाएं जो आप लोग कर रहे हैं वो सुन रहे थे। जी तो थोड़ा मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा है, तो मैं सोची आपसे पूछ के जरा इसका उत्तर ले लूं। हाँ, कहिए। तो जी, एक्चुअली पहले की कृषकों का दशा जो था और आज के किसानों की जो दशा है उसके बारे में आप लोगों ने तुलनात्मक जो भी प्रस्तुति की, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि आज की किसानों की दशा को अगर हम सुधारना चाहें समाज द्वारा या सरकार द्वारा, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? वैसे हाँ जी, शिला जी आप देखिए, मैं जहाँ तक मैं ही समझता हूँ आज के किसानों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है? आज के किसान की दशा सुधारने के लिए अगर कोई सरकार जो हमारे कर्णधार है, जी देश के सूत्रधार है, वो इनको देखे कि किसान की फसल जो होती है वो व्यावसायिक रूप से फायदेमंद क्यों नहीं है। जी जब वो बीज लेता है जी तो इतना महंगा बीज उनको मिलता है कि वो बीज बोने में ही लाखों रुपए कर देना पड़ता है। जी तो ये बीज जो वो खुद बीज बोने वाला ही किसान ही है, जी वही बीज उपजाता है, जी और उसी बीज का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वो किसान उसको लेकर, अगर वो बीज न ले, आजकल एक साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है शुद्धिकरण कि करके देते हैं। शुद्धिकरण करके, जी। उस तरह पहले के ज़माने के किसान ऐसा नहीं करते थे। जो बीज निकला उस बीज में से थोड़ा बीज रख लेते जी। और उसी बीज को किसान उस समय बोया करता बोया था। करते थे। आज के किसान को ये व्यवस्था है कि वो उसी बीज को बोए जो बीज कंपनी उनको देती है, जी। और वो कंपनी इतना सारा उनका पैसे वसूलती है उनसे कि उनकी कमर टूट जाती है यहाँ पर। तो सरकार अगर ये ध्यान दे यहाँ पर कि किसान को जो बीज मिलता है, जो खाद्य मिलता है, जो बड़ा करने के लिए फसल को ये करने के लिए खाद्य, इनकी और ख़ास करके जो खेती है वो खेती को फ़ायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए सरकार अगर सोचे और ये करे कि जो भी वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका उनको फल मिलेगा ही, तो किसान की ये व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था में ये सब करना सरकार के लिए शायद ही संभव हो। सबसे पहले से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे खाद का दाम बढ़ा दे या बीज का दाम बढ़ा दे, वो तो उसमें पीस रहा है उससे। और एक फोन। हाँ जी, हेलो, कहिए। हेलो सर। जी नमस्कार, बोलिए सर, मैं डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी बोल रहा हूँ सर। ओह हाँ, गोरख कहिए। सर, भारतीय किसानों की ये आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जानने का, कुछ पूछने की इच्छा हुई, इसलिए मैं पूछा। हाँ जी, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भारतीय किसानों की जो दुर्दशा है न, पहले एक अलग स्थिति थी, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नरेगा योजना भारतीय किसानों को बर्बाद नहीं किया है क्या? इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हाँ जी, आज के परिप्रेक्ष्य में नरेगा योजना जो है, नरेगा योजना पूरे ग्रामीण योजना जो है, हाँ, नरेगा योजना जो ग्रामीण में चलाई जा रही है वो तो कुछ दिन के लिए, 100 दिन या 150 दिन के लिए रोजगार गारंटी का योजना है। किसान उसमें भी काम कर रहा है जी। और आजकल वो योजना को किसान के खेत में काम करने के लिए भी मान्य होती जा रही है। जी।
तो वही उसका उपाय है या नहीं है। जी असल में उपाय किसान की दुर्दशा को दूर करने के लिए ये देखिए एक बात तो यह है कि जब प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे थे, जी। गोदान लिख रहे थे, उस समय देश की लगभग 90% जनता किसान थी। जी आज किसान की लोक संख्या शायद प्रतिशत अगर देखें तो 60 और 70 के आसपास रहते हैं किसान लोगों की। जी इन किसानों की जो संख्या है ये भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ज़मीन तो वही है, जी वो ज़मीन का बंटवारा होता जा रहा जी है और वो ज़मीन एक खेती करने के लिए जो 10 एकड़ 15 एकड़ जो मिनिमम चाहिए जी। जिससे एक परिवार सुखी रह सकता है, जी, जी। वो नहीं रह पाई है। तो ये सब बातें किसान के लिए बड़ी ही मुश्किल बनती जा रही है और किसान का बेटा अगर किसान रहा तो और भी ज़्यादा मुश्किल बन जा रहा है कि उसके 2-3 बेटे रहे। जी। पहले 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें अगर आप 3 बेटे हैं, एक एकड़ आ जाए, वो मजदूरी करेगा। ये मनरेगा जैसे कार्यक्रम से ही उसका पालन पोषण होगा। हेलो, हाँ रेड कहिए। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो सर, मैं बाबू बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते नमस्ते सर। बोलिए सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार क्यों कहा जाता है सर? शिला जी आप बहुत अच्छा बता सकती है इसके ऊपर। प्रेमचंद को आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी उपन्यासकार क्यों माना जाता है? देखिए सबसे पहले जो है हम प्रेमचंद के अपने विषय में प्रेमचंद का व्यक्तित्व भी अगर देखेंगे तो मैंने आरंभ में आपको बताया है कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी जी ने पुस्तक में लिखा था कि वो कैसे आदर्श स्वभाव के थे। दूसरी बात यह है, एक तो प्रेमचंद जो है भारतीय किसान के जो आदर्श यानी कि आइडियलिस्टिक स्थिति के बारे में जो है पूरी तरह से गोदान में या फिर जो है दूसरे पुस्तकों में दूसरे उपन्यासों में वर्णन किया है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यथार्थ क्या चल रहा है समाज में, किस तरह के जो है अन्याय चल रहा है, किस प्रकार शोषण चल रहा है, इस पर भी प्रेमचंद ने जो है किसी तरह से कृत्रिमता का आरोप नहीं किया है। जो कुछ चल रहा है उन्होंने उसको खुलकर बताया है। तो इसीलिए जो है एक तरह से चरित्र को आदर्श रखते हुए भी जो है बाहर की स्थिति का पूरी तरह से खुलकर वर्णन करना, ये प्रेमचंद के उपन्यासों की जो है एक विशेषता रहा है। इसीलिए और अंततः यथार्थ का वर्णन करते हुए भी इतना भद्दा यथार्थ का भी वर्णन ना करे जिससे जो है लोगों के मन में एक प्रकार के जो है घृणा उत्पन्न हो जाए अपने समाज के प्रति। और इसीलिए जो है प्रेमचंद वापस जो है फिर से आदर्श की ओर दर्शकों को या फिर पाठकों को मोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद आदर्श का वर्णन करते हैं, यथार्थ का वर्णन करते हैं और वापस जो है पूरे दर्शकों को फिर से आदर्श की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि प्रेमचंद जी का एक अलग से सिद्धांत था कि समाज जो है आदर्श पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने जो पहले साहित्य की रचना की थी उन साहित्य के पूरे पात्रों में आदर्शवाद था। बाद में जब वो गोदान में आए उसको यथार्थवादी उपन्यास के रूप में लिखा, इसलिए उनको आदर्शोन्मुख जात कहते हैं। धन्यवाद और आप सबको सुनने के लिए और आप दोनों यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।